हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लो वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। इससे पहले वाली हमने वीडियो में बात करी थी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल एवरेज। वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ये जो वीडियो है ये लो वेरिएबल प्रोपोर्शन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप जानते ही है। पूरा इस टॉपिक के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये बहुत टॉपिक आगे भी आपको काम आएगा जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो ये समझते हैं इसको अच्छे से क्या है इसके टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन को। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, रिटर्न्स टू अ फैक्टर को समझते ज़रा। जैसे कि हमने समझा था वेरिएबल फैक्टर होता है, जो कि वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जो आउटपुट के हिसाब से बदलता है ना। तो ये फैक्टर क्या कहता है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कि रिजल्टेंट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज कीपिंग ऑल अदर फिक्स्ड। जैसे कि हमने बात करी थी शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। तो जैसे कि आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है कि आउटपुट तभी बढ़ सकता है जब एक आउटपुट एक इनपुट में चेंज होगा, बाकी सारे आपको इनपुट को अनचेंज रखना होगा। सो आउटपुट इज इंक्रीज बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट। यही शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहता है। इसी को हमने समझा था वेरिएबल प्रोपोर्शनल टाइप है। यानी कि अगर मेरे पास एक लेबर है, कैपिटल भी लगा रखी है मैंने, रॉ मटेरियल भी, तो वो कह रहा है कि आपको एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना है खाली। जैसे कि अगर मैं लेबर को इंक्रीज़ करता हूँ तो प्रोडक्शन बढ़ सकती है, वरना नहीं बढ़ेगी। एक फैक्टर को लेना है खाली। और यही रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहता है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर मींस टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तभी जब एक इनपुट या एक फैक्टर में चेंज होगा। तो वहीं से एक लॉ निकल के आया, उसका नाम क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल का सारा चीज़ है ना, तो वेरिएबल फैक्टर से रिटर्न वाला लॉ है ये। तो ये क्या कहता है कि जैसे जैसे हम एक इनपुट को बढ़ाते हैं, सो एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट फिक्स, कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, जो तुम जितने भी टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो इनिशियली इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से, फिर वो डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होती है, और उसके बाद नेगेटिव रेट से। अब आप ये सोचोगे ऐसा क्यों होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले एजम्पशन समझनी पड़ेगी, क्या एजम्पशन ले रखी है हमने। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि टोटल प्रोडक्ट, जैसे कि इसमें 3 फेज़ बने हुए हैं, कि स्टार्टिंग में हमारा जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं, स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, और जो एडिशनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद फेज़ 2 में क्या हो जाता है कि टीपी बढ़ता तो है बट डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि एमपी डिक्रीज होता है, यानी कि हमारा एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, डिक्रीज़ होता रहेगा। स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होगा, स्टार्टिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उसके बाद कम हो जाएगी, तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो सही बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट गिर जाएगा बिकॉज एमपी बन ही नहीं रहा, यानी कि एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा की वजह से हम, ऐसा क्यों हो रहा है ये। तो देखो एजम्पशन पड़ेगी उसके लिए। पहले वो कह रहा है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर शॉर्ट रन में फैक्टर को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने समझा था कि शॉर्ट रन में 2 फैक्टर हो सकते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारे वेरिएबल होते हैं, शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहला तो अजम्पशन यही है कि फिक्स्ड फैक्टर एग्जिस्ट करता है, ये सबसे बड़ी अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन क्या है कि सारे फिक्स्ड फैक्टर, ये लॉ अप्लाई होता है सारे फिक्स्ड फैक्टर पे, चाहे वो लैंड क्यों ना हो। तो ये लॉ जो अप्लाई होगा इसमें सारा का सारा फिक्स्ड फैक्टर से रिलेटेड है, कि वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने की वजह से फिक्स्ड फैक्टर क्योंकि आप नहीं बढ़ा रहे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अभी हम वो समझेंगे। तो ये लॉ अप्लाई किस पर होगा, सारे फिक्स्ड फैक्टर। तो इस लॉ वेरिएबल फंक्शन हमने क्या कर रखा है कि डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को हम कंबाइन करते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ। मतलब जैसे कि मेरे पास एक लैंड है, तो मैं उस लैंड को लगाऊंगा, मेरे पास लैंड है, वहाँ पर मैं लेबर लगाऊंगा। तो वही वो कह रहा है कि लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर हो गया, उसको मैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ लगाऊंगा। फिक्स्ड फैक्टर हमारा सिंगल है,
उसको हम नहीं बदलेंगे, हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बदल सकते हैं। तो वही वो कह रहा है कि हम इस वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ लगाएंगे, कंबाइन कर देंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि देखो वही कह रहा है कि आउटपुट बदल सकता है, तो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल डिटरमाइन। तो पहला तो एक और असम्पशन है कि जो आउटपुट बदल सकता है, यानी कि हम कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज रेट से बढ़ रहा है, ये तभी बता रहे हैं क्योंकि आउटपुट में चेंज हम पता कर सकते हैं, ये भी असम्पशन है। उसके बाद ये सबसे बड़ी असम्पशन है इस लॉ में, सबसे बड़ी असम्पशन, सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन ये क्या है, ये हमने एज्यूम ये कर रखा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम imperfect substitutes of each other beyond a certain limit। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर एक लिमिट के बाद आप सारे के सारे वहाँ पर लेबर को, वेरिएबल फैक्टर को लगाते जाओगे और फिक्स्ड फैक्टर नहीं बदलोगे, तो होगा क्या, एक सर्टेन लिमिट के बाद वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाएगी। यानी कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल जो फैक्टर है वो मेरे पास लैंड है, सॉरी लेबर है। फिक्स्ड फैक्टर मेरे पास क्या है, लैंड। तो अगर एक लैंड है उस पर मैं लेबर लगा रहा हूँ, ठीक है, एक लेबर लगाई, बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद अब एक लेबर लगाई तो वहाँ कैपेसिटी है, फिर 2 लेबर लगाई, चलो बहुत बढ़िया, 3 लेबर लगाई, बहुत बढ़िया, 4 लेबर लगाई। अब मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी 4 थी, लैंड पे लेबर लगने की कैपेसिटी 4 है। अगर मुझे बताओ मैं इसके ऊपर लेबर लगाऊंगा तो क्या होगा, क्या ये 4 जने अच्छे से काम कर पाएंगे? यहाँ पर 4 जने अच्छे से काम कर पाएंगे, यानी कि मैं पहला, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो लैंड पे अगर मैं 1 लेबर लगाऊंगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, 2 लगाओगे तो 1 और 1 11 होता है, बहुत बढ़ाएंगे वो, क्योंकि वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं। देखो लैंड में जगह है, 3 लगाओगे तो बहुत बढ़िया काम करेंगे, 4 लेबर लगाओगे तो बहुत बढ़िया, यानी कि यहाँ तक तो मैक्सिमम काम कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने 5 लेबर लगाई तो अब अच्छे से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा आ गया। कोई भी चीज़ एक्सेस हमेशा बुरी होती है, जितनी ज़्यादा लेबर लगाओगे वो इनको परेशान करेगी। और वही वो कह रहा है कि एक लिमिट के बाद इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर। तो ये आपस में इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि फिक्स्ड फैक्टर को बढ़ा ही नहीं रहे और आप सब्स्टिट्यूट किस पे कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर। आप सोच रहे हो कि वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, नहीं, एक टाइम के बाद वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी कि वो आपको लैंड बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लेबर बढ़ाते रहोगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी हर बार। जब आपको लैंड की जगह ही लिमिट 4 लेबर की थी तो आपको एक नया लैंड लेना पड़ेगा, और वो नहीं लोगे, आप लेबर घुसाते रहोगे। इसीलिए वो कह रहे थे हम कि प्रोडक्शन स्टार्टिंग में तो बढ़ती है, उसके बाद बहुत बढ़ती है, ठीक है, धीरे धीरे फिर गिरती रहती है, क्योंकि आप अगर 4 के बाद अब 5 लगाओगे तो धीरे धीरे प्रोडक्शन अब गिरने लग जाएगी, और फिर धीरे धीरे गिरते गिरते अगर आपने 10 लेबर लगा ली तो नेगेटिव में चल जाएगी। स्टार्टिंग में तो 4 लेबर तक बहुत बढ़ेगी, उसके बाद गिरेगी, उसके बाद नेगेटिव में चल जाएगी। समझ आ गई बात, ये चीज़ थी। तो जैसा कि हमने सभी समझा कि इस वजह से ये लॉ अप्लाई होता है। तो ये सारी एजुकेशन हमें समझ में आ रही है कि शॉर्ट रन है, ठीक है, और फिक्स फैक्टर पे अब लॉ अप्लाई होता है। यहाँ पर डिफरेंट यूनिट को कंबाइन कर सकते हैं फिक्स फैक्टर के साथ सबसे पहला, और प्रोडक्शन की फील्ड में ये अप्लाई होता है। पहली बात तो ये लॉ वेरिएबल फैक्टर के चेंज की वजह से आउटपुट में चेंज हम पता कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी एजम्पशन थी। उसके बाद वही है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को हम एज्यूम करके चल रहे हो कॉन्स्टेंट है, यानी कि जो भी मैं मशीनरी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ वो सब कांस्टेंट है, उसको नहीं बदलने वाला। ये फिक्स्ड फैक्टर ही होता है टेक्नोलॉजी भी। उसके बाद सारे वेरीफाइड फैक्टर इक्वली एफिशिएंट है, ये भी बहुत बड़ी असम्पशन है। यानी कि जैसे कि मैं लेबर लगा रहा हूँ तो सारे लेबर एक जैसा काम कर सकते हैं, मुझे ये मानना पड़ेगा ना, तभी वो बढ़ेगी प्रोडक्शन। अगर मैं मान लूँगा कि एक लेबर लगा रहा हूँ और 2 लेबर लगाने की वजह से दुगना काम होगा। अगर एक लेबर 5 यूनिट बना सकता है, दूसरा लेबर भी 5 यूनिट बना सकता है, मुझे यही मान के चलना पड़ेगा, तब ये लॉ अप्लाई होगा। ऐसा नहीं हो कि दूसरा लेबर सिर्फ एक बना ही नहीं सकता यूनिट, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं। इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम ये मान के चलेंगे। तो सारे एजम्पशन आपको समझ में आ गई है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 एजम्पशन है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गए, यानी कि वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर एक लिमिट के बाद आपस में इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है,
सारे वैल्यू फैक्टर इक्वली एफिशिएंट है। कुछ ऐसी एजम्पशन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब थोड़ा समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। देखो अगर मैं थोड़ा इसका यहाँ पर शेड्यूल बना के देखते हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप बना सकते हो अच्छे से, कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत बेहतर तरीके से आप इसको कर लोगे क्वेश्चन को कोई भी। जैसे आपको सबसे पहले आपको फिक्स्ड फैक्टर लेना है। मैं यहाँ पर लैंड ले रहा हूँ जो कि एकड़ में गिना जाता है। तो एक, जैसे कि मैं लैंड ले रहा हूँ एकड़ में, सपोज करो कि आपको 1 एकड़ लैंड है और वेरिएबल फैक्टर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लेबर, और मान लेते हैं कि आपके पास 1 लेबर है। और फिर आपको यहाँ पर क्या देखना है, टीपी टोटल प्रोडक्ट कितना बना रहे हो, और दूसरा मार्जिनल प्रोडक्ट कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने पे कितना प्रोडक्ट बन रहा है। और यहाँ पर हम लिखते जाएंगे फेस कौन सा है, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमने देखा कि फिक्स्ड फैक्टर फिक्स रहेगा। अब जैसे ही मैं 2 लेबर लगाऊंगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी ना। उससे पहले तो एक लेबर पे भी कोई ना कोई प्रोडक्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए टीपी। तो उसको हम ले लेते हैं, एज्यूम करके चल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी बात 10 प्रोडक्शन पहले पे हुई, तो वही मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, वही टीपी होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो वेरिएबल फैक्टर 0 था तो प्रोडक्शन भी 0 होगी। तो एमपी यानी कि एक एक्स्ट्रा जब आपने वेरिएबल लगाई तो 10 प्रोडक्ट बने, वही टीपी हो गए। तो अभी तक कोई प्रोडक्ट एक ही बना है ना, एक ही लेबर लगाई थी तो अभी तक 10 प्रोडक्ट बने हैं। फिर जैसे ही आपने 2 लेबर लगाई, ध्यान समझना, अब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि लैंड फिक्स है। लैंड आपका 1 एकड़ ही है अभी भी। तो जैसे ही आपने 2 लेबर लगाई अब प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन बढ़ेगी यानी कि एमपी बढ़ेगा एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने पे। तो मान लेते हैं कि वो 10 से 20 हो गया, 20 होगी। पहले 10 बन रहे थे प्रोडक्ट, अब 20 बन रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, पहले वेरिएबल फैक्टर लगाने में 10 बना, दूसरे पे 20 बना, तो टोटल कितना बन गया, 10 और 20 30। वेरिएबल फैक्टर टोटल टीपी कैसे निकाल रहा हूँ मैं, एमपी को प्लस करके निकालते टीपी, ठीक है ना। ये चीज़ होगी। अब आप दोबारा से आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो। 3 लेबर लगाई मैंने, लैंड नहीं बढ़ा रहा हूँ, लैंड फिक्स है, लैंड 1 एकड़ ही अभी भी। अब जैसे ही मैंने 3 लेबर लगाई तो आप कहोगे प्रोडक्शन अब कितनी हो जाएगी, 40, है ना। आप ये कहोगे 40 होगी भाई, पहले 2 पे 20 हुई या 3 पे 30 होगी। आप कहोगे भाई पहले पे 10 बनाए, 2 पे 20 बनाए, यानी कि हर एक बंदा 10-10 प्रोडक्ट बना रहा है तो 3 पे 30 बना लेंगे। नहीं, आपको मैंने क्या बताया था, एक टाइम के बाद वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो मैंने मान लिया कि उसके वहाँ पर कैपेसिटी 2 ही लेबर लगाने की थी। 2 लेबर के बाद वहाँ पर लैंड में जगह नहीं है, लैंड पे ऊपर काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो अब प्रोडक्शन गिरेगी। तो जब मैंने ये कह दिया कि अगर 2 ही लेबर की कैपेसिटी थी तो अब प्रोडक्शन गिरेगी, तो अब 20 की जगह कितने बनेंगे, 15 बनेंगे। पहले 2 लेबर लगाने पे 20 बन गए थे, लेकिन अब जैसे ही आपने 3 लेबर लगाई तो प्रोडक्शन 20 की जगह 30 होनी चाहिए थी, बल्कि अब 15 हुई है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना बन गया, टोटल प्रोडक्ट 30 थे पहले, 15 और बन गए तो 45। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे हैं, एमपी को प्लस करके, अगली एमपी को प्लस कर लेते हैं। तो देखो टीपी बढ़ तो रहा है पहले, लेकिन 20 से बढ़ा, अब 15 से बढ़ गया। तो ये जो फेज था ये वाला, इस फेज को क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है। ये फेज क्या है, 1, फेज 1 है ये। इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी कि यहाँ पर फैक्टर को बढ़ाने से रिटर्न इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे ही आप फैक्टर बढ़ा रहे हो तो रिटर्न बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है ना। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, आपने अब फैक्टर जैसे ही बढ़ाया तो टीपी घट रहा है, घट नहीं रहा टीपी, एमपी घट रहा है। एमपी घट रहा है, उसकी वजह से टीपी बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अब मान लेते हैं कि आपने एक और लेबर लगाई, 4 लेबर, लैंड 1 एकड़ ही है। अब आपका टीपी और घटेगा। मैंने कह दिया कि टीपी और घट गया, एमपी और घट गया। आपने प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही है, और घट गई, 7 होगी अब। तो टीपी कितना हो गया, 45 + 7 52, और टीपी बढ़ गया लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। तो जैसे ही आप प्रोडक्शन वहाँ पर लेबर लगाते जा रहे हो लैंड पे, प्रोडक्शन बढ़ रही है बट डिक्रीज रेट से बढ़ रही है।
यानी कि अब हर लेबर लगाने पे प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही है, उल्टा घट रही है। आप ध्यान से देखो, यहाँ से घट रही है। 15 लब बने, फिर 7 बन गए। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रोडक्शन होएगी नहीं, यानी कि जैसे आपने 5 लेबर लगाई, अब प्रोडक्शन 0 होगी। तो टीपी 52 का 52 ही रहा, 52 + 0 52 ही रहा। लैंड क्योंकि 1 एकड़ है, तो यहाँ पर आपको लैंड बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि आप अब लैंड नहीं बढ़ा रहे, उसकी वजह से यहाँ पर अब यहाँ पर कहोगी। तो ये जो फेज़ है जहाँ पर अब MP 0 हो चुका है, यहाँ तक फेज़ को बोलेंगे फेज़ 2, और ये इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रही, घट रही है। 15 बने, फिर 7 बने, फिर 0 हो गए, इसलिए इसका नाम क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहाँ पर टीपी बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, अब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि अब MP 0 हो चुका है, अब जैसे ही आप छठी लेबर लगाओगे, अब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं, अब आपकी गिरेगी और 0 से नेगेटिव चल जाएगी। तो देखो माइनस में मैंने माना, तो माइनस में मान लें 4 मान लिया, मैंने 4 मान लिया। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये फिगर कहाँ से ले रहा हूँ? ये इमेजिनरी फिगर है मैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। मैं क्योंकि आपको बुक के हिसाब से पढ़ोगे तो मैं बुक के हिसाब से लेके बता रहा हूँ, बट इसको आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। बट लेना इस तरीके से है कि स्टार्टिंग में बढ़ाना है, उसके बाद गिराना है, 0 तक करना है, फिर माइनस करना है। अपने हिसाब से भी ले सकते हो, कोई फिगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पर अब टीबी कितना बना? 52, लेकिन अब प्रोडक्शन घटी है, -4 हो गई है, तो 52 - 4 48, ठीक है। और लैंड क्योंकि 1 एकड़ ही है, तो ये जो लास्ट फेज़ है इसको फेज़ 3 बोलेंगे। और ये क्या है? नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहाँ पर बेसिकली आपका रिटर्न नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया है। बस इसी को ग्राफिकली आपको ड्रॉ करना है और आपका बन जाएगा। देखो जब आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ये बेसिकली आपको यहाँ पर नीचे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और इधर आपने वो पॉइंट लेने हैं जो आपने टोटल प्रोडक्ट के लिए रखे थे। इसको दोनों ग्राफ को आपको एक ही लाइन में बनाना है। आपको पहले टीपी का ग्राफ बनाना है, उसके नीचे ही एमपी का ग्राफ भी बनाना है। तो इधर आपने वेरिएबल फैक्टर क्योंकि 1 2 3 4 5 6 माना तो वो ले लिया, ठीक है। और फिर आपने इधर टीपी लिया। टीपी हमने क्योंकि ऐसे ही माना था 10 30 45 हो रहा था, तो मैंने 10 20 30 ऐसे आपको इस लाइन में ले लेने हैं 10 to 60। ध्यान रखना है कि गैप बराबर होना चाहिए, क्योंकि बुक में तो गैप बराबर रहेगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना है गैप बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से जब आप पॉइंट प्लॉट करोगे कि पहले आपको पता है कि वेरिएबल फैक्टर आपको पता है कि हमने देखा था ना, तो देखो जैसे कि हमने देखा था कि पहले पे टीपी 10 था, तो आप ध्यान से देखो पहले पे 10 आएगा तो यहाँ पर प्लॉट होगा, ठीक है, उसकी यहाँ पर प्लॉट होगा पॉइंट। फिर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरे पे जब आपने वेरिएबल फैक्टर लगाया तो टीपी 30 हुआ था, तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 पे 30 इधर आएगा। अब इसके बाद क्योंकि टीपी बढ़ गया बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि ऐसा पॉइंट, अब टीपी का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा झुकने वाला है। पहले एकदम से तेज़ी से बढ़ रहा था, देखो ध्यान से, एकदम से अब इसका ग्राफ झुकेगा, यहाँ से बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ पर बढ़ेगा तो सही, बट डिक्रीज से बढ़ेगा और धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पर देखो आप 52 रहा, तो ये 2 पॉइंट वो वाले हैं। यहाँ से देखो अब डिक्रीजिंग होगा क्योंकि, और ये जब यहाँ पर 52 पे पहुँच गया, यानी कि जब MP 0 हो गया है, इसके बाद टीपी गिरने वाला है, तो यहाँ पॉइंट पे बोलेंगे टीपी मैक्सिमम है। और जब आप नीचे बनाओगे MP का ग्राफ, ये वाला पॉइंट से जोड़ के दिखाना है आपको, ये दोनों पॉइंट को जोड़ के दिखाना है नीचे तक, MP तक, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है वो MP से सीधा रिलेट कर रहे हैं। जैसे आप MP का ग्राफ बनाओगे तो पहले वेरिएबल फैक्टर MP 10 है, तो ये नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे बनाना है। तो पहले पे 10 हुआ, फिर देखो बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपने देखा जब ये 20 था, इसके बाद MP गिर रहा है, और इसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला था। तो यहाँ से बिल्कुल लाइन ड्रॉ करके नीचे तक ले जाना है कि ये 2 वेरिएबल फैक्टर पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि इसके बाद MP गिर रहा है और टीपी डिक्रीज रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। फिर आपका 5 यूनिट पे देखो यहाँ पर जो है टीपी मैक्सिमम हो गया क्योंकि MP 0 है, तो इसको आपको ड्रॉ करके दिखाना है। 5 यूनिट पे देखो MP 0 हो गया यहाँ पर और टीपी मैक्सिमम है,
तो यहाँ पर लिखना है MP मैक्सिमम है। यहाँ पर इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन जो होता है, ये पॉइंट पे MP मैक्सिमम था, क्योंकि इसके बाद तो MP गिर रहा है, तो यहाँ पर MP मैक्सिमम और यहाँ पर MP 0 है। तो हर आपको फेज़ लिख दिए, पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन था, फेज़ 1 हो गया। यहाँ से जब MP मैक्सिमम था और जब TP मैक्सिमम था, यहाँ तो फेज़ 2 हो गया और इसके बाद फेज़ 3 है। ठीक है, ये लिखना है आपने। उसके बाद आपको हर फेज़ को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि फेज़ 1 है, इसमें ये हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट इसमें था, यहाँ से आपको बस ये लिखना है। ग्राफ को देखते हुए आपको सिर्फ लिखना है कि यहाँ पर। लेकिन अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपको देखो इस तरह से ही लिखना है, या तो आप पढ़ ही लोगे बुक से भी कि ये पॉइंट ये वाला शो करता है, इसमें ये हुआ, ये क्यों, ये यहाँ हुआ, क्योंकि क्यों हुआ। अब क्यों का जवाब आपको ढंग से कैसे लिखोगे जब आप आगे टॉपिक पढ़ोगे। देखो ये है फेज, यहाँ से रीज़न क्या है इसका, उसके बाद बताऊंगा आपको कि सबसे बेस्ट फेज कौन सा होता है। मैंने जैसे आपको बताया रीज़न सबसे बड़ा ये है, पहला फेज में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर उस समय कम है, वहाँ पर वेरिएबल फैक्टर अभी नहीं लगे हुए, तो इसलिए वही वो कह रहा है जैसे कि लैंड अभी बहुत बड़ा है, वेरिएबल फैक्टर कम है। तो जैसे ही अभी वेरिएबल फैक्टर लगाओगे तो फिक्स्ड फैक्टर पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हुआ था, अब बहुत अच्छे यूटिलाइज होगा। तो इसलिए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर हो जाता है पहले फेज में, तो प्रोडक्शन बढ़ती है। वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही फिक्स्ड फैक्टर से यूटिलाइज होगा, कंबाइन होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपका लोग कम है, वहाँ पर लेबर कम है, तो बहुत अच्छे से स्पेशलाइजेशन से काम कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे मैनर से काम कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल फैक्टर कम है। ठीक है, तो देयर इज अ ग्रेटर कोऑपरेशन, अच्छे से कोऑपरेशन भी होगा बिकॉज वहाँ पर कम लोग लगे हुए साथ में। उसके बाद वही चीज़ है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर जो है वो कंबाइन कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर के साथ, बट वो इनडिविजिबल है, यानी कि आप फिक्स्ड फैक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते छोटी छोटी यूनिट में। लैंड को अगर लैंड लगा हुआ तो लैंड एक ही रहेगा, लैंड को डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई तेरा इतना लैंड हो गया तो इतना ले ले, नहीं, फिर तो आपका फिक्स्ड फैक्टर की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो वो इसलिए वो कह रहा है, तो इसलिए क्या होता है कि जब आप एक ही लैंड पे वेरिएबल फैक्टर लगाते हो तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत तेज बढ़ जाती है, क्योंकि आप फिक्स्ड फैक्टर को ऐसा नहीं कि डिवाइड कर दे हो, चलो भाई छोटी छोटी में बांट दिया, नहीं, तो इसीलिए वो कह रहा है। तो ये लाइन लिखनी है कि जैसे ही आप एडिशन करते हो ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर का, तो फिक्स्ड फैक्टर की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाता है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर फिक्स्ड फैक्टर को छोटी यूनिट में बांट दूंगा तो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आप एक ही जगह पे ज़्यादा लेबर लगा रहे हो। लेकिन फेज़ 2 में क्या होता है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी कि अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऑप्टिमम पे लेवल पे पहुँच रहे हो। अब आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है इसके ज़्यादा नहीं लगा सकते, जैसे कि मशीनरी की ऑप्टिमम यूज़ है कि 4 लेबर ही लगा सकते हो। अब आप जैसे ही उसके ज़्यादा लेबर लगाओगे तो अब आपका MP गिर जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर की वजह से आपका MP गिरता है। तो ऑप्टिमम के बाद अगर लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ओवर यूटिलाइजेशन होता है फिक्स फैक्टर का, जितना करना चाहिए था उससे ज़्यादा कर रहे हो। और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मैंने बताया ना कि वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाता है कि आपको अब लेबर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती कैपिटल या लैंड के साथ, अब आपको दूसरा ही फिक्स फैक्टर बढ़ाना पड़ता है। और नेगेटिव एडर में बिल्कुल हो गया कि अब फिक्स फैक्टर की लिमिटेशन आ चुकी है, आपको फिक्स फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा उस समय, और आप नहीं बढ़ा रहे। वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि उस समय नहीं बढ़ पाती प्रोडक्शन, क्योंकि फिक्स फैक्टर कम है, वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा लग गए, तो आपस में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, आउटपुट गिर जाता है। क्योंकि छोटी सी जगह पे सारे लोग लगे पड़े अगर है, और जितना लगना चाहिए तो उससे ज़्यादा लोग लगे पड़े हैं, तो अब काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे फिक्स फैक्टर के साथ, और वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी गिर जाती है, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, एफिशिएंसी गिर जाएगी ना। तो आपके सामने अभी क्वेश्चन भी आता है कि भाई अब फेज़ ऑफ ऑपरेशन कौन सा सबसे बेस्ट होता है, क्या फेज़ 1 सबसे बेस्ट है। देखो फेज़ 1 देखने में तो बहुत बेस्ट लग रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बट नहीं, क्योंकि फेज़ 1 सबसे बेस्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि फेज़ 1 कम समय के लिए रहने वाला है। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, MP बढ़ रहा है, बट उसके बाद तो गिरेगा ना, उसके बाद तो यहाँ पर डिक्रीज से जाएगा, MP तो गिर रहे वाला है उसके बाद। तो इसलिए फेज़ 2 सबसे बेस्ट है, ज़्यादा लालची बढ़िया नहीं है, ज़्यादा लालच सही नहीं है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम फेज़ जो हम कहेंगे वो है फेज़ 2, क्योंकि यहाँ पर TP मैक्सिमम पे जाएगा, इसके बाद नेगेटिव है,
ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं। जितना एक फिक्स्ड फैक्टर पे लेबर लगानी चाहिए थी उतने लगा रहा हूँ, मतलब पूरे कैपेसिटी की यूटिलाइज कर रहा हूँ ना, तो फेज़ सबसे सेकंड बेटर है। फेज़ 3 में तो आप ज़्यादा लेबर लगा रहे हो, फेज़ 1 में कम लगा रहे हो, तो प्रोडक्शन जिसे ज़्यादा बढ़ पा रही है। बट ऑप्टिमम उसे कहते हैं जहाँ पर जितना लगाना चाहिए था उतने लगा रहे हो, इसलिए फेज़ 2 कहेंगे सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि फेज़ 2 सबसे बेस्ट है, और यही आपको अब देखो आप समझ चुके हो, आप लिख देना फेज़ 2 में क्यों ऐसा गिरा, तो आप लिख देना क्योंकि यहाँ पर आपने जो है आपका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है वो लगा दिया, और उसके बाद आप ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का जैसे ही आप लगाते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप ये लिखोगे। लेकिन अब आप सोचोगे कि फेज़ 2 में तो भैया हम ऑप्टिमम से ज़्यादा लगा रहे हैं ना, तभी तो गिर रही है प्रोडक्शन। मेरे भाई ऑप्टिमम बिल्कुल सही बात है, गिर इसलिए रही है क्योंकि वहाँ पर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेबर ज़्यादा लगा दी है ऑप्टिमम से भी। लेकिन यहाँ से यहाँ के बाद जाओगे तो नेगेटिव है ना, इसके बाद तो बिल्कुल ही गलत है। यानी कि यहाँ पर ऐसे फेज़ में सही है तब भी, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा लेबर नहीं लगाई है, जितनी लगानी चाहिए थी लगभग उससे थोड़ी ज़्यादा लगा दी तो क्या हो गया। बट यहाँ तो अभी लेबर लगा रहे हैं, अभी पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करा है कैपेसिटी का, तभी तो बढ़ रही है। बट यहाँ पर हम पूरा कैपेसिटी का जब यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फिक्स फैक्टर का, इसलिए ये ऑप्टिमम फेज़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं फिक्स फैक्टर का, लगभग कर दिया है पूरा इस्तेमाल। यहाँ तक इस पॉइंट पे आप देखो मैंने पूरा इस्तेमाल कर दिया है, तब MP0 हुआ ना, तो यहाँ पर बोलेंगे। यहाँ पर अभी पूरा नहीं करा है तो ये ऑप्टिमम नहीं कहते, इसलिए समझ गए बात को। तो ये उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यही था आज की वीडियो का टॉपिक, और बहुत अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।